Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम पढ़ने वाले हैं इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 16 है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। अब तक हम फेडरल सिस्टम और सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि अगर दो स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए, है ना, या उन्हें मिलकर किसी इशू पर काम करना हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है। इसी टॉपिक को कहते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस। ये सिर्फ ना सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की बात नहीं करता, बल्कि स्टेट के आपस के रिलेशंस भी कवर होते हैं इसमें। आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और हार्मनी मेंटेन करता है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके मीनिंग से। तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग। इंटर स्टेट रिलेशन का मतलब है कि यूनियन और स्टेट्स के बीच और स्टेट के आपस में लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ओके, सिंपल एग्जांपल सोचिए, जैसे अगर ले लो बिहार और उत्तर प्रदेश को गंगा रिवर के मैनेजमेंट पर मिलकर काम करना हो, या कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में रिवर वाटर डिस्प्यूट हो, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म होना ज़रूरी है ना। इसी कोऑर्डिनेशन को इंटर स्टेट रिलेशंस कहते हैं। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो अब सवाल है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये फेडरल सिस्टम को स्मूथली चलाता है, दूसरा यूनिटी इन डाइवर्सिटी को स्ट्रेंथन करता है, और तीसरा कि स्टेट के बीच अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि बैलेंस डेवलपमेंट इंश्योर करता है। इमेजिन कीजिए अगर हर स्टेट अपने हिसाब से ट्रेड बैरियर्स लगा दे या दूसरे स्टेट के डिसीजन को इग्नोर करे, कंट्री स्मूथली फंक्शन नहीं करेगी, है ना। इसीलिए ना कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। अब ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देख लेते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना इंटर स्टेट रिलेशन नाम का कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है, लेकिन कई आर्टिकल्स मिलकर ये फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं। जैसे आर्टिकल 245 से ना 255 ये लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं, आर्टिकल 256 से 263 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करता है, आर्टिकल 262 जो है वो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट की बात करता है, एंड आर्टिकल 263 जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। तो आर्टिकल 301 एंड से लेके 307 ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की बात करता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग प्रोविज़न के थ्रू स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन इंश्योर करता है। 4 मेजर डायमेंशंस की बात कर लेते हैं ऑफ इंटर स्टेट रिलेशंस में। तो सबसे पहले आता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, आर्टिकल 262। कभी कभी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच रिवर को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट या कृष्णा रिवर डिस्प्यूट। आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को ना पावर देता है कि वो लॉ बनाकर इन डिस्प्यूट्स का कह सकते हो कि एडजुडिकेशन करे। इसी पावर के बेसिस पर ना पार्लियामेंट ने इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 बनाया। ध्यान रहे कि आर्टिकल 262 के अंडर पार्लियामेंट लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट और अन्य कोर्ट की ना ज्यूरिसडिक्शन को एक्सक्लूड भी कर सकता है इन सच डिस्प्यूट। और इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में ना ऐसा ही प्रोविज़न किया गया है। इंटरस्टेट काउंसिल की अगर हम बात करें, जो आर्टिकल 263 के अंदर मेंशन है। अब मान लीजिए डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंचने से पहले डिस्कशन से सॉल्व हो सकता है, तो इसी पर्पस के लिए ना इंटरस्टेट काउंसिल बनाया गया है। आर्टिकल 263 कहता है कि प्रेसिडेंट ज़रूरत पड़ने पर ना इंटरस्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये काउंसिल सेंटर और स्टेट के बीच डिस्कशन और कोऑर्डिनेशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इसमें ना चीफ मिनिस्टर और कुछ यूनियन मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट करते हैं। यानी फाइट से पहले डायलॉग, इसी को कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात कर लें। पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो आर्टिकल 261 के अंदर मेंशन्ड है। अगर किसी स्टेट की कोर्ट ने जजमेंट दिया तो दूसरे स्टेट उस जजमेंट को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। इसी तरह से पब्लिक रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को भी पूरे इंडिया में रिकॉग्निशन मिलती है। सिंपल एग्जांपल, अगर मान लो कि राजस्थान की कोर्ट ने वैलिड जजमेंट दी है, तो उसकी लीगल वैल्यू महाराष्ट्र में भी रहेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ, और इसे लीगल यूनिटी मेंटेन होती है।
इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें जो आर्टिकल 301 से 307 में मेंशन है। अब सोचिए कि अगर हरियाणा से पंजाब सामान भेजना हो और हर बॉर्डर पर अलग टैक्स या अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन लग जाए तो बिज़नेस कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आर्टिकल 301 टू 307 ना पूरे इंडिया में ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स की फ्रीडम इंश्योर करता है। हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट में पार्लियामेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि एक कॉमन नेशनल कह सकते हो मार्केट क्रिएट करना, बस इसका यही है ना। आर्टिकल 262 की जो हम बात कर रहे थे ना, वो ना डील करता है ओनली विद द एजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एंड आर्टिकल 263 प्रोवाइड फॉर द इंटर स्टेट काउंसिल। सो यहाँ पे कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 262 जो है वो सिर्फ बात करता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में, एंड आर्टिकल 263 जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करता है। ठीक है, अब जो है हम थोड़ी बात करेंगे कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ओके, दिस वन। ठीक है, सो सबसे पहले एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक ही रिवर 2 या 3 स्टेट से होकर गुजरती है। अब हर स्टेट चाहता है कि उसे ज़्यादा पानी मिले, तो डिस्प्यूट तो होना ज़रूरी है, नेचुरल है ना। इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 262 दिया है। आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली के वाटर डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन के लिए लॉ बना सके, और पार्लियामेंट चाहे तो लॉ के थ्रू ना ये भी प्रोवाइड कर सकता है कि ऐसी डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ना हो। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेशल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्रिएट किया है। रिवर की बात कर ले, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 की। तो आर्टिकल 262 के बाद पार्लियामेंट ने रिवर बोर्ड एक्ट 1956 पास किया। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि इंटर स्टेट रिवर के ना रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए रिवर बोर्ड स्टैब्लिश करना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिए कि अब तक इस एक्ट के अंडर कोई रिवर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब बात कर लेते हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। इस साल पार्लियामेंट ने एक और इम्पॉर्टेंट लॉ बनाया था इसी साल 1956 में, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये एक्ट ना वाटर डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश करने की पावर देता है। जब नेगोशिएशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। ट्राइब्यूनल का डिसीजन जो होता है वो कंसर्न पार्टीज़ पर बाइंडिंग होता है, मतलब मानना ही होगा, चाहो ना चाहो आपको मानना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल से याद रखिए कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है, रावी ब्यास वाटर ट्राइब्यूनल है। सो ये एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में थोड़ा। आर्टिकल 263। अब सोचिए, हर इशू कोर्ट या ट्राइब्यूनल से सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, कई प्रॉब्लम्स डिस्कशन से भी सॉल्व हो सकती है ना। इसी पर्पस के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 263 दिया है। आर्टिकल 263 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है अगर उनको ज़रूरी समझ आए तो वो इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये काउंसिल जो है कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स डिस्कशन करती है, सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करती है, पॉलिसी रिकमेंडेशन देती है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करती है। इनके कंपोजिशन की बात करें तो काउंसिल के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेंबर में जनरली ना सभी स्टेट के कह सकते हो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं अगर एप्लीकेबल अंडर द नोटिफाइड कंपोजिशन। ओके, और कुछ यूनियन मिनिस्टर्स भी होते हैं। यानी ये एक कॉमन डिस्कशन प्लेटफॉर्म है जहां नेशनल इशू पर मिलकर डिसीजन लिया जाता है। इसके फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, है ना। कंपोजिशन तो हमने देख लिया, इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। सो इंटर स्टेट, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल में ना मेन फंक्शन है कि कॉमन इंटरेस्ट के मैटर्स पर एडवाइस देना, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए रिकमेंडेशन देना, सेंटर और स्टेट के बीच डायलॉग प्रमोट करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना। सिंपल एग्जांपल, अगर स्कूल में प्रिंसिपल और सब क्लास मॉनिटर मिलकर मीटिंग करें तो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है ना। इंटर स्टेट काउंसिल भी कुछ ऐसी ही कह सकते हो इसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म है। वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स की भी बात कर लेते तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर
1956 जो एक्ट है उसके अंडर ये किया है, जो हमने देखा है ना, कृष्णा वाटर, कावेरी वाटर, रावी व्यास, ये भी देख लिया। इसमें ना एक और बात कर ले थोड़ा, तो सरकारिया कमीशन की बात कर लेते हैं, है ना, इसकी बात कर लेते हैं सरकारिया कमीशन की। तो सरकारिया कमीशन ने रेकमेंड किया था, सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि इंटर स्टेट काउंसिल को एक एक्टिव और इफ़ेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। उसने सजेस्ट किया कि रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, सेंटर और स्टेट के बीच कंसल्टेशन बढ़नी चाहिए। काउंसिल सिर्फ डिस्कशन तक लिमिटेड ना रहे बल्कि प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन भी इंश्योर करे। और इन रिकमेंडेशन के बाद इंटर स्टेट काउंसिल 1990 का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है। आर्टिकल 262 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करता है, आर्टिकल 263 बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल की। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम थोड़ी बात करेंगे, और हमने ये भी देखा कि जो रिकमेंडेशन है ना सरकारिया कमीशन की, वो 1987 में बनाया गया था, दिया गया था। बिफोर द काउंसिल एग्जिस्टेड, द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज एक्चुअली एस्टैब्लिश इन 1990। ठीक है, अब हम थोड़ी बात करेंगे आर्टिकल 261 के बारे में, इसके बारे में थोड़ी बात ही कर लेते हैं। ओके, हाँ। आर्टिकल 261 कहता है कि पब्लिक एक्ट, पब्लिक रिकॉर्ड्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ वन स्टेट, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में फुल फेथ एंड क्रेडिट दिया जाए, है ना, सिंपल वर्ड में, कि एक स्टेट के वैलिड ऑफिशियल्स एक्ट और कोर्ट डिसीजन को दूसरे स्टेट्स भी रिकग्नाइज करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि लीगल यूनिटी मेंटेन करना, हर स्टेट में अननेसेसरीली जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ को अवॉइड करना, सिटीजन्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड करना। यानी इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन लीगल सिस्टम में अननेसेसरीली जो है डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक एक्ट के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिक एक्ट क्या होता है। तो पब्लिक एक्ट का मतलब है कि स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा वैलिड इनैक्टमेंट लॉ है और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जैसे एग्जांपल हो, अगर महाराष्ट्र लेजिस्लेचर ने कोई वैलिड लॉ बनाया है ना, तो उस लॉ की एग्जिस्टेंस को कर्नाटका रिकॉग्नाइज करेंगे। ध्यान रहे कि रिकॉग्निशन का मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र का लॉ ऑटोमेटिकली कर्नाटका में अप्लाई होने लगेंगे। मतलब सिर्फ इतना है कि उस लॉ की ना लीगल एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट है। पब्लिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो अब जो है ना, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, या फिर बोलो कोर्ट का ऑर्डर्स। एग्जाम्पल, अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट असम में इशू हुआ है तो उस डॉक्यूमेंट को राजस्थान में भी वैलिड पब्लिक रिकॉर्ड्स माना जाएगा। हर जगह ना दोबारा नया सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं होती, और इसी से सिटीजन्स का काफ़ी टाइम जो है टाइम और एफर्ट बच जाता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग। अगर किसी स्टेट की कोर्ट ने वैलिड जजमेंट या कह सकते हो डिक्री पास की है, तो दूसरे स्टेट उस जजमेंट को ना रिकॉग्नाइज करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक सिविल केस का कह सकते हो तमिलनाडु की कोर्ट ने पास किया, ठीक है, डिग्री पास किया, और जजमेंट जो है डेप्टर कर्नाटका में ही रहता है, तो डिक्लेयर जो है वो जो कह सकते हो कि तमिलनाडु कोर्ट से जो भी चीज़ें डिक्लेयर हुई हो वो कर्नाटका में एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। और इससे ना जस्टिस इफेक्टिव बनता है। अगर हर स्टेट जजमेंट को दोबारा सुनना शुरू करे तो लीगल सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। तो अगर एक स्टेट ने किसी चीज़ पे जजमेंट दी है तो दूसरा स्टेट उस चीज़ को देखेगा कि हाँ क्या है, क्योंकि अब वापस से वो पूरे केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, है ना। ऑब्वियसली अगर कोई लूप होल हो या ऐसा कोई हो जिससे सेटिस्फाई नहीं हो तो ऑब्वियसली वो केस वापस खोलेंगे, बट इससे टाइम बचता है बेसिकली, है ना। एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल जजमेंट की बात करें तो एक प्रैक्टिकल पॉइंट कि सिर्फ जजमेंट रिकॉग्नाइज ही नहीं होता बल्कि उसका एग्जीक्यूशन भी दूसरे स्टेट में हो सकते हैं, और इसके लिए पार्लियामेंट ने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908 में प्रोविज़न दिए हैं
जनरल प्रिंसिपल ये है कि एक स्टेट की सिविल कोड का जो डिक्री है दूसरे स्टेट में भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, जैसे वो जो है ना वो उस स्टेट की कोर्ट का डिक्री हो, है ना। हाँ, कोर्ट कुछ लिमिटेड लीगल ग्राउंड्स पर एग्जीक्यूशन रिफ्यूज़ कर सकती है, जैसे कि लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, फ्रॉड, या मान के चलो उससे जो है वो पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, तो इन सारी चीज़ों पे वापस से वो केस खुल सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है ना उसको इन्फोर्स की जाती है। अब इसके ना सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो अब सवाल आता है कि आर्टिकल 261 इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लीगल यूनिटी मेंटेन करता है, स्टेट के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाता है, सिटीजन्स को अननेसेसरीली लिटिगेशन से बचाता है, गुड गवर्नेंस और स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन प्रमोट करता है। सिंपल एग्जांपल, अगर हर स्टेट दूसरे स्टेट के सर्टिफिकेट्स और कोर्ट डिसीजन को रिजेक्ट कर दे तो पूरा कंट्री जो है लीगल केओस हो जाएगा कंट्री में, है ना। तो आर्टिकल 261 जो है इसी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और हमने तो ये देखा कि 261 जो है वो एम्बॉडी करता है प्रिंसिपल ऑफ फुल फेथ एंड क्रेडिट का, ठीक है। और साथ में आर्टिकल 261 ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को टू प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर प्रूव्ड एंड देयर इफेक्ट्स डिटरमाइंड, ठीक है। अब जो है बात करेंगे आर्टिकल 301 की, है ना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के बारे में बात करेंगे, इसकी बात करते हैं। ये कहता है कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, ठीक है। ये क्या है, मतलब कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट बनाना चाहता है ना। एग्जाम्पल, जैसे अगर महाराष्ट्र की कंपनी तमिलनाडु में प्रोडक्ट सेल करना चाहे, है ना, या फिर मान लो कि बिहार के फार्मर दिल्ली मार्केट में अपना कोई प्रोड्यूस बेचना चाहे, तो अननेसेसरीली जो है स्टेट बैरियर्स नहीं होने चाहिए, और इसीलिए आर्टिकल 301 को इकोनॉमिक जो है इंटीग्रेशन का फाउंडेशन माना जाता है। ध्यान रहे कि ये फ्रीडम ना आर्टिकल 201 से 207 के प्रोविज़न के सब्जेक्ट्स हैं, यानी फ्रीडम रूल है लेकिन रीजनेबल एक्सेप्शन भी हैं साथ में। उसके बाद जो है हम बात करते हैं आर्टिकल पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 302 पार्लियामेंट्स पावर टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। सवाल है कि अगर फ्रीडम है तो रेस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है? आंसर है पार्लियामेंट। आर्टिकल 302 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सके। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी एसेंशियल कमोडिटी की नेशन वाइड शॉर्टेज हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में पार्लियामेंट सप्लाई रेगुलेट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। पर्पस है कि नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, और इसीलिए याद रखिए कि फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है लेकिन नेशनल इंटरेस्ट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्शंस बाय द स्टेट। 303, क्या स्टेट भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकती है, लेकिन आर्टिकल 303 एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बताता है। जनरली ना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर किसी स्टेट के फेवर या अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेटरी लॉ नहीं बना सकते रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। एक्सेप्शन ये है कि पार्लियामेंट कैन मेक सच अ लॉ ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू डील विथ अ सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम द स्कार्सिटी ऑफ गुड्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, अंडर आर्टिकल 303(2). तो इसके अलावा ना आर्टिकल 304 जो है स्टेट को कुछ लिमिटेड पावर भी देता है, जैसे जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये 304 स्टेट मोनोपोलीज, ये क्या है कि इस आर्टिकल के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आर्टिकल 301A, स्टेट इंपोर्टेड गुड्स पर ना टैक्स लगा सकती है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी जो टैक्स लोकल गुड्स पर लग रहे हैं वैसे ही इंपोर्टेड गुड्स पर भी होना चाहिए। फिर है आर्टिकल 304B, स्टेट पब्लिक इंटरेस्ट में ना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जैसे, लेकिन ना बिल को प्रेसिडेंट के प्रीवियस सैंक्शन की ज़रूरत होती है। अब बात ना स्टेट मोनोपोली की है। आर्टिकल 305 एग्जिस्टिंग लॉ और स्टेट मोनोपोलीज को प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर पब्लिक यूटिलिटी या बिजनेस को एक्सक्लूसिवली ऑपरेट करे तो कॉन्स्टिट्यूशन ना कुछ सिचुएशन में उसकी परमिशन देता है। इसका ना ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर हो सकता है। फिर आते हैं आर्टिकल 305 पे बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? तो एग्जिस्टिंग लॉज और स्टेट मोनोपोलीज को प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 306 क्या बोलता है? ये आर्टिकल जो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद जो है रिपील हो चुका है, इसीलिए ना करंट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 306 का
जो है कोई ऑपरेटिव नहीं है। 307 की बात करें तो पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि आर्टिकल 301 से 304 को इम्प्लीमेंट करने के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर सके, है ना। कुछ इम्पॉर्टेंट अब जो है हम बात कर लेते हैं। वेट ये बात करेंगे हम एक बार वापस से सारे आर्टिकल्स को, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंस कर लेते रिवीजन कि अब एक सिंपल एनालॉजी देखते हैं कि सोचिए इंडिया एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। हर स्टेट एक अलग शॉप है। अगर हर शॉप अपना अलग गेट टैक्स, अलग रूल्स और अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन लगा दे तो कस्टमर शॉपिंग ही बंद कर देंगे, है ना। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करता है पार्ट 13। ये इंश्योर करता है इकोनॉमी की यूनिटी, है ना, इकोनॉमिक यूनिटी, फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, कॉमन नेशनल मार्केट, बैलेंस, फ्रीडम। तो यही सारे आर्टिकल्स हमने देखे। अब जो है हम नेक्स्ट पे चलते हैं जिसमें हम जो है अब ना हम बात करेंगे कि जोनल काउंसिल, उसके ऑरिजिन या उसके मीनिंग के बारे में थोड़ा, ठीक है। जोनल काउंसिल की बात कर लेते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं। तो जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है ना। ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 15 के अंडर ये इस्टेब्लिश किए गए जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। इनका ना मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टेट के बीच कोऑपरेशन लाना, इसके थ्रू आया है। स्टेट के बीच कोऑपरेशन लाना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन और जो कह सकते हो रीजनल इशू को डिस्कशन के थ्रू सॉल्व करना। ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, ये एडवाइजरी बॉडी है, यानी रिकमेंडेशन देती है, बाइंडिंग ऑर्डर्स नहीं। 5 जोनल काउंसिल हैं। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल हैं जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़। ओके। सेंट्रल जोनल काउंसिल जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। ईस्टर्न जोनल काउंसिल जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। सदर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन 5 जोनल काउंसिल के पार्ट नहीं है। उनके लिए ना अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ओके। अब ना इसके कंपोजिशंस के बारे में थोड़ी बात करेंगे एंड इसके फंक्शंस के बारे में। ओके। इसकी बात कर लेते हैं। तो चेयरमैन होते हैं इसके यूनियन होम मिनिस्टर। हर जोन के ना चीफ मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव या लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी उसमें पार्ट होते हैं और कुछ यूनियन मिनिस्टर भी ना पार्टिसिपेट करते हैं। अब फंक्शन की बात करें तो ये डिस्कस करता है बॉर्डर डिस्प्यूट को, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर और रीजनल कोऑपरेशन की भी बात करता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 2 नेबर स्टेट, मान लो 2 नेबरिंग स्टेट है, उसको हाईवे कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी हो या पुलिस कोऑर्डिनेशन बढ़ानी हो तो जोनल काउंसिल एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बस। नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल एक्ट 1971 के अंदर और फॉर्मली ना कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 7 नवंबर 1972 में। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बैलेंस डेवलपमेंट के लिए ये बनाया गया था। और आज ना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूडेड हैं, जैसे कि इसमें आता है, इसमें जैसे कि आपको असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। चेयरमैन है यूनियन होम मिनिस्टर। मेंबर्स होते हैं जैसे सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर्स आर represented through the constitutional framework where applicable, okay, जहाँ भी, along with the nominated members as provided under the act, okay। NEC के ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो ये रीजनल प्लानिंग करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करता है, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस एंड सिक्योरिटी एंड बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। एग्जाम्पल जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट में रोड, रेलवे या डिजिटल कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी हो तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। सो इम्पॉर्टेंट
जो है कुछ बात कर लेते हैं। सवाल आता है कि इन इंस्टीट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है। कोर्ट जाने से पहले डायलॉग्स का ये प्लेटफॉर्म देता है। स्टेट एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कॉमन प्रॉब्लम को कॉमन सॉल्यूशन निकालते हैं कॉमन प्रॉब्लम का। आज के टाइम में डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर मैनेजमेंट और रीजनल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज़ में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और इसी कोऑर्डिनेशन को ये इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, सो ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। तो अब हम एक बार रिवाइज़ करते हैं जोनल काउंसिल के बारे में। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 सेक्शन 15 के अंदर आया है। 5 काउंसिल होते हैं, चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। ओके, एडवाइजरी बॉडी होती है, प्रमोट करता है कॉपरेशन। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करें तो ये आया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के अंडर और ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1972 में। फोकस है इसका डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे। तो एक लाइन में याद रखिए कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट कम करना और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ग्राउंड लेवल पर स्ट्रेंथन करने के लिए ना जोनल काउंसिल और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ब्रिज का काम करता है। सो नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल में जैसे कि नॉर्दर्न में आगे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, शायद मैंने जम्मू एंड कश्मीर बोलना भूल गई थी, लद्दाख भी आता है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। सेंट्रल में आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। ईस्टर्न में आता है बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। एंड वेस्टर्न में आता है हमारा गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, है ना। सदर्न में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, है ना। सो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट इनेक्ट हुआ था 1971 में। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट किया था 7 नवंबर 1972 को। ओके, उसके बाद ना जो इसके चेयरमैन होते हैं वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के। ओके, और गवर्नर होते हैं उस स्टेट के एंड नॉमिनेटेड यूनियन मिनिस्टर्स एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। और इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है अंडर द एक्ट आर्टिकल 263। ठीक है, ये हमने देखा। एंड इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1990 बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर based on the recommendation of the Sarkaria Commission. So there is no Interstate Council Act 1990. Established हुआ था 1990 के अंदर. Okay. So if you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.